वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है संशयम। मूवी की कहानी ये है कि एक वाइफ एंड हस्बैंड को 2 साल के बाद शक होने लगता है कि इनके पास जो बच्चा है ये इनका है या किसी और का। इसके लिए ये वाइफ एंड हस्बैंड अपने तरीके से जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में मनोज और विमला नाम के एक कपल को दिखाया जाता है और आज इनकी सुहागरात होती है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ये दोनों अपने बारे में कुछ बातें शेयर करने लगते हैं। पहले मनोज अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि 1 साल पहले जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ उस रेस्टोरेंट पर हमेशा एक लड़की आया करती थी। बहुत ही सुंदर थी वो। बिना मेरे बॉस को पता चले उस लड़की को मैं मसाला डोसा खिलाया करता था। कुछ दिन गुजरने के बाद वो लड़की खुद मेरे पास आई बात करने के लिए। मैं तो बहुत खुश होने लगा कि अगर ये लड़की प्रपोज करेगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन उस लड़की ने ये कहा कि भैया मेरे हस्बैंड की कोई जॉब नहीं, क्या आपके रेस्टोरेंट में कोई जॉब मिल सकती है मेरे पति के लिए। तब जाके मुझे ये बात पता चली कि वो लड़की तो शादीशुदा है। मेरा दिल तो टूट के बिखर गया। उसके बाद विमला अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। मेरे हाई स्कूल के टाइम मेरा एक बीएफ था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये प्यार व्यार के चक्कर में मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मेरे एक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात थी, वो गाने बहुत ही अच्छी तरह से गाया करता था। मनोज कहने लगता है अरे मैं भी स्कूल टाइम पर बहुत ही अच्छा गाना गाया करता था। इस तरह से एक गाना गाना स्टार्ट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद विमला भी इसके साथ गाना स्टार्ट कर देती है। इसी अंताक्षरी के बीच में कोई इनका दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे के पास मनोज का फादर भास्करन होता है। कहने लगता है कि आधी रात को मोहम्मद रफी कहाँ से टपक पड़ा। मनोज शर्माते हुए कहने लगता है कि पापा वो गाना मैंने ही गाया। इसका फादर पूछने लगता है कि पहले तुमने कभी गाना नहीं गाया, आज कैसे तुम्हारे अंदर का अरिजीत सिंह बाहर निकला। मनोज हिचकिचाते हुए कहने लगता है वो बस विमला ने रिक्वेस्ट किया था। इसका फादर कहने लगता है अच्छा अभी से अपनी बीवी की मानने लगे। इस तरह से विमला को एक डायरी दिखाकर कहने लगता है कि बेटा विमला इस डायरी के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारे दहेज में आई है, क्या मैं इस डेयरी को अपने साथ रख लूं? तो विमला भी हाँ का जवाब देती है। खैर सुबह होने के बाद मनोज अपने गार्डन में कुछ पौधे लगा रहा होता है। उसी वक्त विमला को देखकर इशारों से बुलाने की कोशिश करने लगता है कि विमला यहाँ पर देखो। तभी ये चीज मनोज का फादर ऑब्जर्व करके मनोज को थोड़ा सीरियसली देखने लगता है। जब विमला मनोज के पास जाती है तो मनोज और विमला अपने गार्डन में एक आम के पेड़ को लगाने लगते हैं। ये देखकर मनोज का फादर सोचने लगता है कि तो पूरी तरह से अपनी बीवी के कंट्रोल में आ गया, अब मेरी क्या सुनेगा। देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। अभी तक इन दोनों की कोई संतान ही नहीं होती। अब आसपास के लोग काफी सारी बातें करते रहते हैं कि शादी हुए इतने साल हुए अभी तक इन दोनों की कोई संतान नहीं। स्पेशली मनोज का फादर भास्करन बहुत ही अपसेट होता है। हमेशा बातों के बीच में विमला को लानतान करते रहता है। शादी की स्टार्टिंग में मनोज और विमला ने एक पेड़ को बोया था ना, तो अभी तक इस पेड़ को एक भी आम नहीं लगे होते। भास्करन कहने लगता है कि इस पेड़ को फल नहीं और जिसने इस पेड़ को बोया उसका भी कोई फल नहीं। सो ऐसी बातें सुनकर विमला बहुत ही अपसेट सी रहती है। ये दोनों रेगुलरली डॉक्टर से कंसल्ट होते रहते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि आप दोनों के अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं है। मेंसेस के 14 दिनों के बाद आप अच्छे से फिजिकल रहिए, भगवान चाहा जल्द ही आपकी गोद भरेगी। इस तरह से मोटिवेट भी करने लगता है। सो इसके कुछ दिनों के बाद विमला मनोज को फोन करके कहने लगती है कि मुझे अभी तक मेंसेस नहीं आए, घर आते वक्त आप प्रेगनेंसी किट लेकर आइए। सो मनोज बहुत खुश होने लगता है। जब विमला अपना टेस्ट करवाती है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आता है। उसी वक्त मनोज यही बात अपने पापा के पास जाकर सुनाने लगता है। लेकिन इस भास्करन के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन ही नहीं होता। एक्चुअली इसका थोपड़ा ही ऐसा होता है। कहने लगता है कि 4 साल से आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो, अब जाके सक्सेस मिला। ये बात सुबह में तो बता सकते थे, खामखा मेरी नींद खराब कर दी तुमने। इस तरह से दरवाजा बंद कर लेता है। अपने कमरे में आने के बाद भास्करन बहुत ही खुश होने लगता है। बस अपने बेटे के सामने जाहिर नहीं करता, अपनी डायरी में सारी चीजें लिखते रहता है कि आज भगवान ने मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। उसके बाद सीन 2 साल के बाद शिफ्ट होता है। विमला ने जो पेड़ बोया था उसको फल लग चुके होते हैं और उसी तरह इन दोनों का एक बेटा होता है, नाम होता है अभी। भास्करन तो अपना सारा टाइम अपने पोते के साथ ही बिताते रहता है। एक दिन विमला अपने बेटे को बहुत ही गौर से देखने लगती है। रात होने के बाद विमला अपने हस्बैंड मनोज से कहने लगती है क्या जी सुनते हो, मुझे लगता है कि हमारा बेटा अभी हमारा बेटा नहीं है। मतलब उसके आँख नाक हम दोनों से मिलते जुलते ही नहीं। अब मनोज जो फुल नींद में होता है विमला से कहने लगता है अरे अभी तो वो छोटा बच्चा है ना, थोड़ा बड़ा होने के बाद हम जैसा ही दिखेगा। विमला कहने लगती है आप समझ नहीं रहे, 1 साल में ही पता लग जाता है कि बच्चा किस पर गया है, लेकिन हमारे बच्चे के अंदर हम दोनों के कोई भी गुण नहीं है।
मनोज कहने लगता है कि तुम फालतू की बातें मत सोचो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह होने के बाद मनोज अपने बेटे को बस ऐसे ही बाहर ले जाने लगता है और विमला कहने लगती है कि इतना सुबह सवेरे मेरे बेटे को कहाँ पर ले जा रहे हो। मनोज मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अच्छा अब तुमको पता चला कि ये तुम्हारा बेटा है, रात में तो तुम कह रही थी कि ये हमारा बेटा नहीं है। विमला कहने लगती है कि मेरा शक अभी भी वही है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। अब विमला की बातें सुनने के बाद मनोज को अंदर भी थोड़ा शक पैदा होने लगता है। अपने रेस्टोरेंट पर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड वसंत से कहने लगता है, क्या तुमको कोई अच्छा सा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पता है? जो तुमने पहले एक डॉक्टर सजेस्ट किया था वो अब ट्रांसफर हो चुका है। वसंत पूछने लगता है कि अब क्या हुआ, क्या विमला को दोबारा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ी? मनोज कहने लगता है, हाँ यार, कल रात विमला ने ये कहा कि हमारे पास जो बच्चा है वो हमारा बच्चा नहीं है। मनोज वापस अपने घर पर आकर विमला से कहने लगता है कि कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। विमला पूछने लगती है, डॉक्टर के पास क्यों, क्या हुआ आपको? अब मनोज डायरेक्टली विमला से बात नहीं कह पाता। कहने लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास चलेंगे। विमला को गुस्सा आकर कहने लगती है, क्या मैं आपको पागल नजर आ रही हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी पैदा होने के बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अब मैं टोटली नॉर्मल हूँ। इसी बातों ही बातों में विमला एक पॉइंट बताने लगती है कि देखिए, आपके फैमिली में सारे लोग डार्क कलर है, उसी तरह से मेरे फैमिली में भी, लेकिन हम दोनों का बच्चा इतना गोरा कैसे पैदा हुआ? फेस कट भी हम दोनों में से किसी के भी मैच नहीं होते। इस तरह से मनोज से नाराज हो जाती है। उसी रात मनोज विमला से कहने लगता है, ठीक है, हम हॉस्पिटल पर जाकर कंफर्म कर लेंगे। सुबह होने के बाद विमला ये देखती है कि इसके बेडरूम में ना मनोज है और ना ही इसका बेटा। बाहर आकर मनोज को ढूंढती रहती है। तभी पड़ोसन विमला से कहने लगती है कि अभी तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे के साथ कहीं पर बाहर गया है। एक्चुअली मनोज अपने बेटे को लेकर उस वसंत के पास आया होता है। अपने बेटे की फोटो दिखाते हुए इसकी राय पूछने लगता है, क्या विमला के दिमाग में जो शक है वो सच है या बस से उसका वहम? सो वो वसंत बहुत ही गौर से देखकर मनोज से कहने लगता है कि मनोज, मुझे लगता है कि विमला का शक सही है। यह सुनने के बाद मनोज के अंदर और टेंशन बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद मनोज अपने बेटे के साथ वापस अपने घर पर आने लगता है। विमला मनोज को देखकर पहचान लेती है कि जरूर वसंत के पास जाकर आया होगा। सो घर के अंदर आते ही पूछने लगती है, क्या वसंत के पास गए थे ना? मनोज कहने लगता है, हाँ, मैं उसकी भी राय जानना चाहता था, उसका जवाब भी तुम्हारी जैसा ही था। विमला बहुत ही गुस्से में कहने लगती है कि ये हमारी घर की बात है, आप उस वसंत को क्यों बताया? अब वो वसंत मिठाई की तरह सारे लोगों को सुना देगा। मनोज कहने लगता है, अरे नहीं नहीं विमला, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, मैंने उससे प्रॉमिस भी लिया। विमला कहने लगती है, थत, वसंत का प्रॉमिस खाक का प्रॉमिस है। पिछली बार भी ऐसे ही किया था वसंत ने। जब मुझे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ी, उसने अपनी बीवी को बताया और उसकी बीवी ने सारे मोहल्ले वालों को बता दिया। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जब वो वसंत अपनी बीवी के पास जाकर विमला के बारे में बताने ही वाला होता है, उसी वक्त विमला वसंत को फोन करके कहने लगती है कि मेरे पति ने जो हमारे बारे में बताया, ये बात आपके अंदर ही छुपा के रखो, वरना आपके अफेयर के बारे में मैं आपकी पत्नी को बता दूंगी। सो अच्छा ही इसी में है, आप अपना मुंह बंद रखिए। तो वसंत डर के मारे अपने काम पर चला जाता है। मनोज वापस अपने रेस्टोरेंट पर आकर अपने बॉस से एक हफ्ते की लीव मांगने लगता है कि सर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है, उनको डेंगू बुखार हुआ। सो बॉस भी इसको लीव दे देता है। जब मनोज वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वसंत मनोज को खोपचे में बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि तुमने मेरे अफेयर के बारे में अपनी पत्नी को क्यों बताई? मनोज कुछ जवाब नहीं देता, बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लेता है। उसके बाद मनोज एक हॉस्पिटल पर जाता है। इसी हॉस्पिटल में मनोज का बच्चा पैदा हुआ। इस हॉस्पिटल में जान पहचान की एक नर्स होती है। इस नर्स को थोड़ा खोपचे में ले जाकर कहने लगता है कि जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ उस दिन और कितने बच्चे पैदा हुए वो सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। वो नर्स मनोज से कहने लगती है कि देखिए मनोज, मेरी माँ मरने के बाद वो जॉब मुझे आई है, अगर मैं ऐसी हरकतें करूंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तभी इन दोनों की बातें वहाँ का एक वार्ड बॉय सुन लेता है। मनोज से कहने लगता है कि अगर आप मेरा हाथ गर्म करोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मनोज वापस अपनी बीवी के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मैंने सारी डिटेल्स हासिल कर लिया, अब मैं ही इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इस तरह से मनोज हर एक बच्चे के घर पर जाने लगता है। अब दिन में तो घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं होता, सारे लोग काम पर चले जाते हैं। सो अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिसर बताकर घर घर जाकर उनके डिटेल्स हासिल करते हुए और उसी तरह से उनके बच्चों के फोटोज भी क्लिक करते रहता है।
इसी दरमियान में दूसरे दिन मनोज एक औरत के पास जाता है। फिलहाल ये औरत अपने पति से डिवोर्स ले चुकी होती है। इसका बच्चा इसके पास ही होता है। इसके बारे में जब डिटेल्स पूछकर बच्चे की फोटो क्लिक करने लगता है तो वो औरत मनोज को फटाक से एक झापड़ लगाती है। कहने लगती है कि तुमको मेरे पति ने भेजा ना। अब उसको अपने बच्चे की याद आई। कह दो उससे मैं अपने बच्चे की फोटो नहीं दूंगी, जो भी हो हम कोर्ट में देख लेंगे। अब इस थप्पड़ की वजह से मनोज की सारी हवा निकल जाती है। बहुत ही निराश होकर अपनी बीवी के पास आकर कहने लगता है कि विमला, ये जेम्स बॉन्ड की काम हम छोड़ देंगे, ये हमारा ही बच्चा समझ लो। दूसरे दिन जब मनोज वापस अपने रेस्टोरेंट पर जाता है तो इसका बॉस अपने सारे स्टाफ को अपने घर दावत पर बुलाता है। तो शाम होने के बाद सारे स्टाफ बॉस के घर पर जाकर अच्छे से दावत वगैरह खाने लगते हैं। इसी पार्टी में मनोज को फैजा नाम की एक लड़की नजर आती है। ऑलरेडी ये फैजा को जानता होता है। फैजा हारिस नाम के एक बंदे से प्यार करके अपने घर से भाग गई। कुछ सालों के बाद फैजा के घर वाले फैजा और उसके पति को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से फैजा मनोज को अपने बारे में बताती रहती है। उसी वक्त फैजा की माँ फैजा को उसका बच्चा लाकर देने लगती है। तो फैजा के बच्चे को देखकर मनोज शॉक में रह जाता है। एक्चुअली इसके लिस्ट में फैजा का भी नाम होता है। घर वापस जाते समय मनोज इस फैजा के बच्चे की भी फोटो क्लिक करके अपने घर जाकर विमला को दिखाने लगता है। इस बच्चे की फोटो देखकर विमला मनोज से एक और पॉइंट बताने लगती है कि फैजा और हैरिस गोरे है, लेकिन इनका बच्चा इतना डार्क कलर क्यों है। सो बाद में फैजा के हस्बैंड के बारे में सोशल मीडिया में सर्च करके मनोज को बताने लगती है। सो दूसरे दिन ही मनोज उस हैरिस से मिलने के लिए उसके पास जाकर सारी बात बताने लगता है कि आपकी बीवी का और मेरी बीवी का एक ही हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई। मैं और मेरी बीवी डार्क कलर है, लेकिन हमारा बेटा गोरा है। उसी तरह से आप और आपकी बीवी गोरे है, लेकिन आपका बेटा थोड़ा डार्क कलर है। मेरा शक ये है कि हम दोनों के बच्चे एक्सचेंज हो गए। अगर हम दोनों की फैमिली से दोबारा हमारे बच्चों के बारे में कंफर्म कर ले तो अच्छा रहेगा। मनोज की बातें सुनने के बाद हैरिस के तो होश उड़ जाते हैं। एक ऑटो बुलाकर फटाक से उसमें बिठाकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जब हैरिस एक जरूरी मीटिंग पर होता है, वो मनोज बार बार हैरिस को कॉल्स करते रहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हैरिस मनोज को फोन करके कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग सटक गया है, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। मनोज वापस अपने घर पर आता है और एक्चुअली आज मनोज के फादर का 17th बर्थडे होता है। भास्कर कहने लगता है कि मेरा 17th बर्थडे बिना मेरे पोते के होगा, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे खानदान का वारिस दिया। इस तरह से भास्कर थोड़ा इमोशनल होने लगता है। दूसरी तरफ वो हैरिस भी वापस अपने घर पर आता है। इसकी बीवी फैजा वर्क फ्रॉम होम करती रहती है। हैरिस अपने बेटे के साथ थोड़ा खेल कर उसको सुला देता है। उसी वक्त हैरिस का फादर हैरिस को फोन करके ईद पर अपने घर वापस बुलाने लगता है। ये सुनने के बाद हैरिस और फैजा बहुत खुश होने लगते हैं। एक्चुअली हैरिस और फैजा भागकर शादी की। 1 साल पहले ही फैजा के घर वालों ने फैजा और हैरिस को अपना लिया था, लेकिन हैरिस की फैमिली वाले अभी तक हैरिस को अपना नहीं पाए। लेकिन ईद के मौके पर हैरिस का फादर हैरिस को फोन करके अपने घर बुलाता है। बहुत सालों के बाद हैरिस वापस अपने घर पर आता है। हैरिस का फादर अपने पोते को देखकर बहुत खुश होने लगता है और ये सारे फैमिली वाले अच्छे से अपनी ईद मनाने लगते हैं। लंच के टाइम हैरिस अपने फादर से कहने लगता है कि इसने रिसेंटली एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया, इसके लिए थोड़ा इन्वेस्टर्स वगैरह ढूंढ रहा है। हैरिस का फादर कहने लगता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कल उनसे जाकर मिल लेना। इस तरह से फाइनेंशियल भी थोड़ा मदद करने लगता है। बाद में हैरिस और उसकी बीवी वापस शहर पर आ जाते हैं। दूसरे दिन मनोज और विमला हैरिस के फ्लैट पर टपक पड़ते हैं। हैरिस इन दोनों को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाता है। बाहर ही रुकाकर कहने लगता है, देखिए अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो साफ साफ बता दीजिए, मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ। ऐसे बार बार मुझे तंग मत करिए। मनोज कहने लगता है, अरे सर, हम पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे, हमें बस हमारे बच्चे को देखना है। इस तरह से हैरिस से बहुत जिद करने लगते हैं। अब हैरिस खामखा झगड़ा नहीं चाहता, इन दोनों को चोरी चुपके अपने फ्लैट के अंदर बुलाता है। झूले में हैरिस का बच्चा सो रहा होता है। मनोज और विमला हैरिस के बच्चों को देखकर अपने आप में कंपैरिजन करने लगते हैं कि नाक देखो तुम्हारी जैसी है, आंख देखो तुम्हारे जैसे है। और उसी तरह से मनोज उस बच्चे की कुछ फोटोज भी क्लिक करने लगता है। अब फैजा अपनी नींद से जाग न जाए, हैरिस इन दोनों को अपने फ्लैट से बाहर कर देता है। लेकिन दोबारा ये दोनों फ्लैट की घंटी बजाने लगते हैं। हैरिस से कहने लगते हैं क्या हम एक बार हमारे बच्चे को हमारे गोदी में उठा लें। यह सुनने के बाद हैरिस को बहुत गुस्सा आने लगता है। बहुत डांटने लगता है कि तुम दोनों को अंदर आने दिया
वही बड़ी बात है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। इस तरह से फटाफट से दरवाजा बंद कर देता है। हैरिस ये बात फैजा को भी नहीं बताता। अब इसी धक्का मुक्की में विमला के हाथ को छोटी सी चोट लग जाती है। मनोज विमला को अपने रेस्टोरेंट पर आकर इसकी मरहम पट्टी करते रहता है। विमला मनोज से कहने लगती है कि जो हुआ सो हुआ, और वैसे भी हमारा बच्चा बहुत ही अच्छे घर में है, उसकी जिंदगी अच्छे से संवर जाएगी। तभी इन दोनों की बातें वो वसंत सुनकर मनोज को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि एक अनजान बंदा तुम्हारी बीवी को जख्मी किया, क्या तुम ऐसे ही चुप बैठोगे? मनोज, तुमको बदला लेना होगा। मनोज और विमला एक पुलिस स्टेशन पर जाकर पुलिस कंप्लेंट देने लगते हैं कि सर हॉस्पिटल में हमारा बच्चा एक्सचेंज हो गया, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करिए। हमारा असली बच्चा हैरिस नाम के एक बंदे के पास है। दूसरी तरफ वो हैरिस कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। सो इन लोगों के बीच सारी बात पक्की हो जाती है। जब फाइनली हैरिस पेपर्स पर सिग्नेचर करने ही वाला होता है, उसी वक्त एक पुलिस वाला हैरिस को फोन करने लगता है, मतलब वही बच्चे के बारे में पूछताछ करते रहता है। उसी वक्त हैरिस की बातें उस इन्वेस्टर का पीए सुनकर उस इन्वेस्टर के पास जाकर बता देता है कि सर लगता है हैरिस सर को कुछ प्रॉब्लम है, पुलिस वालों ने इनको पुलिस स्टेशन पर बुलाया। अब यह सुनने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से हैरिस बेचारा बहुत दुखी होने लगता है। ये होने के बाद हैरिस पुलिस स्टेशन पर जाता है तो वहाँ का इंस्पेक्टर मनोज की कंप्लेंट के बारे में हैरिस को बताते हुए कहने लगता है कि आपको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन वो हैरिस गुस्से में आकर पुलिस वाले और मनोज से कहने लगता है कि मैं हरगिज अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसी रात मनोज और वसंत किसी बार में बैठकर हल्के से ड्रिंक करते रहते हैं। वसंत मनोज से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो हैरिस पुलिस वालों को रिश्वत दिया होगा, इसीलिए पुलिस वाले उसकी तरफदारी कर रहे हैं। इस तरफ हैरिस जब वापस अपने घर पर आता है तो फैजा अपने कपड़े चपड़े पैक करती रहती है, मतलब फैजा को भी उस बात के बारे में पता लग चुका होता है। हैरिस को बहुत डांटने लगती है कि इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने मुझे एक बात भी नहीं बताई। मनोज के ऊपर हैरिस को और गुस्सा आने लगता है कि इसने मेरी बीवी को भी बता दी। दूसरे दिन हैरिस मनोज के रेस्टोरेंट पर जाकर मनोज को बहुत डांटने लगता है। इसी बातों ही बातों में इन दोनों के बीच हाथापाई भी स्टार्ट हो जाती है। जब मनोज वापस अपने घर पर आता है तो ये बात मनोज के फादर को पता लग चुकी होती है। मनोज को एक छापड़ लगाकर बहुत डांटने लगता है। उस रेस्टोरेंट में मैं 40 साल काम किया, मेरे बाद ये जॉब तुमको आई। मैंने अपनी सर्विस में किसी से भी झगड़ा नहीं किया। मैं हमेशा से कहता था अपनी बीवी की बातों को मत मानो, लेकिन तुम तो बीवी के गुलाम बन गए। अब उसी वक्त विमला के मायके वाले भी यहाँ पर आए होते हैं। विमला का भाई विमला से कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है? क्या तुम्हारा किसी और के साथ संबंध है? यह सुनने के बाद विमला अपने भाई को जोर से एक चापटा मारती है। विमला मनोज के पास आकर कहने लगती है कि आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया, बस उनके कंपैरिजन में हम थोड़ा पैसे वाले कम है। ये लीजिए मेरी चूड़ियाँ, इन चूड़ियों को बेचकर उस इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर केस हमारे साइड कर लीजिए। सो जब मनोज उस इंस्पेक्टर के पास जाकर रिश्वत देने की कोशिश करने लगता है तो वो इंस्पेक्टर रिश्वत लेने से टोटली मना कर देता है। कहने लगता है कि देखो मनोज, मैंने हैरिस के पास कोई भी रिश्वत नहीं ली, वो बंदा अपने साइड से करेक्ट है। बिना उसकी मर्जी के हम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते। जब तक तुम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओगे, जब तक तुम्हारे बच्चों की शादी भी हो चुकी होगी। मनोज उस इंस्पेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज किसी भी तरह से इस मामले में हमारी मदद करिए। वो इंस्पेक्टर मनोज के दुख को समझकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करने लगता है। इनके फैमिली वालों से, फैजा के फैमिली वालों से, हॉस्पिटल पर सारी जगहों से इंफॉर्मेशन गैदर करने लगता है। बाद में मनोज को बुलाकर कहने लगता है, देखो मनोज, डिलीवरी के टाइम सब कुछ सही से हुआ था, तुम्हारा बच्चा बदलने का चांस ही नहीं था। सो इस बात को ये पर छोड़ दो, समझ लो ये तुम्हारा वहम था। सो मनोज भी थोड़ा तसल्ली लेकर इस बात को छोड़ देता है कि इन्हीं की साइड से थोड़ी गलती हुई। शॉकिंगली दूसरे दिन फैजा मनोज से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर आती है। मनोज से कहने लगती है कि मैं आपके बेटे को देखना चाहती हूँ। सो मनोज उसी तरह से फैजा को अपने घर ले जाकर अपने बेटे को दिखाने लगता है। देखिए आप मेरे पति को माफ कर दीजिए, जब से ये बात हम दोनों को पता चली हम दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं और भी हम दोनों के बीच काफी सारे झगड़े हुए। इन झगड़ों को मैं फुल स्टॉप रखना चाहती हूँ, मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ। इस तरह से फैजा और विमला हॉस्पिटल पर जाकर अपना डीएनए टेस्ट करवाने लगते हैं। फैजा घर वापस आने के बाद हैरिस को यही बात बताने लगती है। हैरिस गुस्से में आकर कहने लगता है,
देखो मुझे डीएनए रिजल्ट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन बाद में फैजा हैरिस को समझाते हुए कहने लगती है कि देखो हैरिस, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, इस शक को लेकर हम कितने दिन जिंदगी गुजारेंगे, हम लोगों को सच का तो सामना करना ही पड़ेगा। दूसरे सीन में इन लोगों का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। पता चलता है कि सच में इन दोनों के बच्चे एक्सचेंज हो गए। कोर्ट एक डेट बताकर कहने लगती है कि उस डेट को आप अपने दोनों बच्चों को एक्सचेंज कर सकते हो। सो फाइनली वो डेट आ ही जाता है। जब ये दोनों बच्चे एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो ये दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं। इन बच्चों को रोता हुआ देख ये दोनों माएं अपने अपने बच्चे को अपने पास लेकर दूध पिलाने लगते हैं। ये देखकर हैरिस मनोज के पास आकर कहने लगता है, देखो मनोज, मुझे इसी बात का डर था। ये बच्चे हमारे पास 2 साल से रहते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे और इन बच्चों के बीच एक बॉन्डिंग हो गया। अगर हम इन बच्चों को उनके माओ से दूर करेंगे तो उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एक काम करते हैं, जब ये बच्चे 18 साल के होंगे हम उन बच्चों को सच बताएंगे, तब उनको ही डिसाइड करने देते हैं कि वो बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं। तो मनोज भी इसके लिए ओके कह देता है। बाद में ये लोग अपने अपने पुराने बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद एक दिन जब मनोज अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है तो उसके पापा के कमरे में वो डायरी नजर आती है जो शादी के पहले दिन मनोज के फादर ने लिया था। इस डायरी को पढ़ने के बाद मनोज के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये डायरी विमला को जाकर दिखाने लगता है। एक्चुअली बात यह है कि जब विमला की डिलीवरी के टाइम मनोज का फादर ही विमला को हॉस्पिटल पर ले गया। बच्चा पैदा होने के बाद मनोज आया था। इसी हॉस्पिटल में मनोज की बुआ काम करती रहती है एज ए सिस्टर की तरह। जब विमला बच्चे को जन्म देती है तो मनोज का फादर इस बच्चे को देखकर थोड़ा दुखी होने लगता है क्योंकि इसका स्किन कलर थोड़ा डार्क होता है। अब इसका सारा खानदान डार्क ना हो इसलिए अपनी बहन की मदद से बच्चे को एक्सचेंज कर देता है। मतलब ये सारा कारनामा बुढ़ाऊ का ही था। ये डायरी पढ़ने के बाद मनोज और विमला बस हल्के से मुस्कुराने लगते हैं। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।